नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक उत्तराखंड जुडिशरी का अपना सिलेबस नोटिफाई हुआ है, नया सिलेबस नोटिफाई हुआ है और उसके बारे में अपडेट करने के लिए आया हूं। और यहाँ पे कुछ नई चीज ऐड नहीं करी है। जो नए लॉज हमारे 1 जुलाई 2024 के अंदर लागू हुए थे उन्हीं को ऐड करा गया है। तो अब बहुत सारे लोग होंगे जो हमारा उत्तराखंड जुडिशरी का एग्जाम कुछ टाइम के अंदर आने वाला है, तो उसके लिए इच्छुक होंगे। तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से एक पूरा सिलेबस के बारे में एक एक्नॉलेजमेंट देने के लिए आया हूं कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपको पहले सिलेबस पता होना, पैटर्न पता होना, एग्जामिनेशन के स्टेजेस का पता होना वो जरूरी होता है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये उत्तराखंड जुडिशरी का एग्जाम है, तो प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा और मेंस के बाद ना एक आपका कंप्यूटर का एग्जाम भी होगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो 2 फेजेस में होता है। एक 50 नंबर का प्रीलिम्स का पार्ट नंबर 1 और एक 150 नंबर का पार्ट नंबर 2। एक जो 50 नंबर का है उसमें आपसे जीके एंड कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। 50 नंबर का ना एक कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे लेवल का होता है और 150 नंबर का होता है लॉ का क्वेश्चन। तो दोनों को मर्ज करके 200 नंबर का आपका प्रीलिम्स बनाया जाता है। तो अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे पार्ट 1 के अंदर जो भी हमारे इंडिया के, इंटरनेशनल के जो भी न्यूज है वो पूछी जाएंगी। जो भी नए रिसेंट लॉज आए हैं उसके बारे में पूछा जाएगा और जो रिसेंट जजमेंट्स आए हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। तो एक बेसिक आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब अगर मेरे से क्वेश्चन कोई पूछे कि सर हमें ना लीगल अफेयर्स पढ़ने हैं क्योंकि कानून का पेपर दे रहे हैं, तो जो हमसे करंट अफेयर्स टाइप भी पूछे जाएंगे तो वो कानून से जुड़े हुए ही पूछे जाएंगे। सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता दो जहां पे मैं डेली बेसिस पे विजिट कर सकूं, आज से 6 महीने, 8 महीने, साल भर के मैं अगर लीगल अफेयर्स पढ़ना चाहूं तो सर एक प्लेटफॉर्म बता दो जहां पे मैं आराम से पढ़ सकूं। देखो मेरी नॉलेज में जो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे नजर आता है जहां पे डेली बेसिस पे कि जो एक कैंडिडेट को, जुडिशरी के विद्यार्थी को जो पता होना चाहिए, तो आप जो है ना गूगल पे जाना, गूगल पे लिखना लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स, और फिर यहां पे लिख देना जीके टुडे। ठीक है जी। तो जैसे अभी गूगल पे टाइप कर दोगे ना तो पहला लिंक आएगा, उस पर आप ओपन अप करोगे तो लिस्ट से सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाएगी बहुत कन्वीनियंट तरीके से। वहां पे सारी है भाई। तो आप इसको अपना फॉलो करो। आज से 6 महीने तक के लिए बैक जाके आप अपनी एक पीडीएफ बना लो। वरना ना ये 100 रुपए की, पता नहीं 150 रुपए की अपनी पीडीएफ भी देते हैं कि आपको 6 महीने, साल भर की जो भी चाहिए तो आपको पीडीएफ भी परचेज करनी हो वो भी कर सकते हो। उसका प्रिंट निकाल लो, स्पाइरल बाइंडिंग कर लेना, डेली बेसिस पे आदत बना लेना। भाई मेरे को 10 टॉपिक्स तो पढ़ के गो थ्रू करके सुना ही सुना है। तो एक दिन में अगर 10 टॉपिक कर रहे हो तो 1 महीने के अंदर आपके अच्छे खासे टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इस पे गौर करिएगा, एक फायदे वाली चीज बताइए जो कोई बताता नहीं है। हर कोई कहता है कि मेरा बैच ले लो, मेरे कोर्स ले लो, जीके हम पढ़ाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना माइंडसेट क्लियर रखो, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। फिर अपने क्वेश्चंस लगाते रहिएगा। और दूसरा, पीवाईक्यूज भी चेक कर लेना कि ये कौन से एरिया से ज्यादा आपसे करंट अफेयर्स पूछते हैं, लीगल अफेयर्स पूछते हैं। ठीक है। एक बेसिक आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जुडिशरी का क्या प्लेटफॉर्म है, कितने जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस हैं, नए सीजीआई कौन अपॉइंट हो रहे हैं। ठीक है जी। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के अंदर कितनी बेंच है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की जो है स्ट्रेंथ कितनी है, अभी के करंटली चीफ जस्टिस कौन है, और पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे, पहले सीजीआई कौन थे, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, हमारा संविधान कैसे बना था, स्ट्रक्चर क्या था, कितने मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्लान है वो किसने बताया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बतेरे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी। तो और प्लस जो करंट बात है, करंट लॉज के बारे में वो आप रेफर करो। तो इससे आपका पूरा का पूरा जीके का पेपर बहुत अच्छे खासा प्रिपेयर हो जाएगा। बट याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन का आपको एक गो थ्रू अच्छे से होना चाहिए। ऐसा ऊपर ऊपर से पढ़े हुए पेपर क्लियर नहीं होगा। याद रखना, क्वेश्चन गलत होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, बाहर हो जाओगे लिस्ट से, फायदा नहीं है ना। फिर अब जब पढ़ाई करने आए हो तो अच्छे से करो, एग्जाम निकालने आए हो तो अच्छे से पूरा जी जान लगा के निकालो। नहीं निकला तो जब बाद में आपको ये दुख नहीं होना चाहिए यार मैंने वो चीज वो वाला सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा इसलिए मेरा एग्जाम नहीं निकला। ऐसी मन में रिग्रेट लेके अपने लाइफ को मत जीना। ठीक है। अपना 100% लगा दो आज से ही। जब ये वीडियो देख रहे हो ना, आपको मन में अपना कंसंट्रेशन या एक प्लानिंग, प्लॉटिंग आपको करनी पड़ेगी। और दुनिया में कोई क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कहां से पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, उससे दिमाग नहीं लगाना। आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, इस पे सारा आपको दिमाग लगाना है। याद रखनी है मेरी बात। ठीक है। तो जो मैंने स्ट्रेटेजी इसके लिए बताई है ये बहुत ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। मेरी बात मत मानो, 1 महीना करके देख लो। बस मेरी बात पे भरोसा मत करो, आप खुद 1 महीना करके देख लो। फिर मेरे को इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में लिख के बताना, सर हाँ मेरे लिए वर्क करी है, दूसरे के लिए करी है या नहीं करी है डजंट मैटर, मेरे लिए तो वर्क करी ही है। ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। अब पार्ट 2 का पेपर की बात करें प्रीलिम्स के लिए, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे लगाना है, टीपीए के ऊपर। टीपीए आपका अच्छा खासा होना चाहिए। उत्तराखंड वाले टीपीए में से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछते हैं। ठीक है जी।
फिर आपको जो है हिंदू लॉ अच्छे से आना चाहिए, मुस्लिम लॉ अच्छे से आना चाहिए। अब तो आरजीएस के अंदर भी जोड़ दिया, जिसने आरजीएस का फॉर्म भरा होगा तो भैया थोड़ा बहुत तो आपने हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ पढ़ना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। और हमारा बैच भी है टीपीए के लिए, मैंने अलग एक बैच बना के पूरी क्लासेस हैं, पूरे नोट्स हैं, सारी एक एक चीज मैंने बता रखी है। फैमिली लॉ के लिए भी है, उसमें पूरा मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ मैं तो आपको पहले से बताता आ रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने अपना बैच परचेज करके और अपना वो पूरा फैमिली लॉ अपना कंप्लीट कर भी लिया है, और कुछ लोग अभी जिनका थोड़ी बहुत क्लासेस रहती हैं वो अपनी एंडिंग पे हैं। तो आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हो ना तो पूरा हिंदू लॉ का मैंने सेपरेट पढ़ाया है, मुस्लिम लॉ का पूरा सेपरेट पढ़ाया है। हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, एडॉप्शन एक्ट, गार्जियनशिप एक्ट सारे हैं उसमें, और मुस्लिम लॉ के सारी चीजें हैं, ठीक है जी। अब एविडेंस पे आ जाते हैं, ठीक है। एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम साथ साथ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे सबसे ज्यादा जो खेल खेला जाएगा, मतलब खेल इन द सेंस एलिमिनेशन मेथड का जो इस्तेमाल करा जाएगा वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे करा जाएगा। हमें सबको पता है रेस गेस्टे जो है सेक्शन नंबर 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में है, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन से सेक्शन में है बताओ जरा? सेक्शन नंबर 4 में है। लेकिन इससे आपको जो है थोड़ा सा इस बात पे भी ध्यान देना है, सेक्शन पे नहीं खेलना, सेक्शन के अंदर। जैसे कि अब अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो रेस गेस्टे के बारे में बता रहा है, थिंग्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगर कोई भी फैक्ट ऐसा है जो भी इशू में नहीं है लेकिन वो फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन बना रहा है तो फैक्ट अपने आप में रेलेवेंट है। बट याद रखना, अब नए कानून के अंदर आप दोनों को डेफिनेशन अभी वीडियो को पॉज करके एक इंडियन एविडेंस एक्ट का बेरेक्ट ओपन करो और एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बेरेक्ट ओपन करो। दोनों को सेक्शन नंबर 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन नंबर 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को अभी हाथों हाथ कंपैरिजन करो। मुझे एक बारी अंतर बताइएगा, क्या कोई नया चेंज करा गया कानून के अंदर? एक शब्द का भी चेंज करा गया है? तो अगर करा गया है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा कि क्या नया ऐड करा है। मैंने हिंट दे दिया है, और यही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि नया एडिशन क्या हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के डेफिनेशन के अंदर, सेक्शन नंबर 4 में क्या एडिशन हुआ है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। रेलेवेंट फैक्ट ऐड करा गया है जो पहले नहीं था। पहले बोला जाता था कि अगर कोई फैक्ट ऐसा है जो इशू में नहीं है लेकिन वो इस तरह से कनेक्टेड है उस फैक्ट इन इशू के साथ में तो वो रेलेवेंट है। लेकिन अब नए कानून में जोड़ दिया, क्या जोड़ा है कि अगर कोई भी फैक्ट इस तरह से कनेक्टेड है जो इस तरह से कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू एंड या और रेलेवेंट फैक्ट के साथ, तो वो अपने आप में फैक्ट एज अ रेस गेस्टे रेलेवेंट हो जाएगा। पहले रेलेवेंट फैक्ट को ऐड नहीं करा हुआ था, आप चेक भी कर सकते हो। और यही सवाल आपसे बेसिक पूछे जाएंगे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी मैंने इसी लहजे में पूरा का पूरा कंपाइल करके एक एक प्रोविजन को बार बार डिफरेंशिएशन के साथ बैच के अंदर पढ़ाया है। तो बहुत सारे लोगों ने सक्सेसफुली अपना बैच कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, ठीक है। तो केवल मैं आपके फायदे के लिए ही चीजें पढ़ाता हूं। मैं कोई साल का बैच लेके नहीं आता, 1 साल का ले लो, 2 साल का ले लो। मेरा मेन इंटेंशन है कि सब्जेक्ट पे ध्यान देना, कि अगर बच्चे का सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया ना तो वो आने वाले फर्दर एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम आएगा ना उसका वो पेपर अच्छा जाएगा। अगर ये सब्जेक्ट आपका एग्जाम के अंदर ये सिलेबस में अगर है तो मेरी इंटेंशन ये होती है कि जब तक आपको वो सब्जेक्ट पूरा का पूरा निचोड़ कर आपको नहीं समझा देना है तब तक छोड़ना नहीं है। मेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं होती, मैं अपने ऊपर बाउंडेशन नहीं रखता कि नहीं मेरे को तो 2 महीने में बैच पूरा करना ही करना है क्योंकि 1 साल का है या 2 साल का है, मेरे को तो इतने जल्दी जल्दी पढ़ाने, बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आई डोंट केयर। मैं ऐसा नहीं रखता हूं। ये भले मेरा अभी हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा सैनिक तक हमने बैच अपना कंप्लीट करा है। मैंने दिसंबर एंड में स्टार्ट करा था, जनवरी में स्टार्ट करा था और हमारा अप्रैल में खत्म हुआ है। तो 4 महीने 4.5 महीने मैंने पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ऊपर दिए थे, सिर्फ और सिर्फ इसी सब्जेक्ट पे। तो आप अगर आपको कोई कांटेक्ट में है जो हमारे स्टूडेंट रहे, आप उनसे एक बारी रिव्यू भी ले लो कि सर पढ़ाया कैसा है कैसा नहीं है। एक एक टॉपिक आपका टिप्स पे होना चाहिए, तब जाके एक लेवल आता है, तब जाके हम कंपटीशन में बैठते हैं एग्जाम के अंदर कि आपने भी उतना पढ़ा है, मैंने भी उतना पढ़ा है। अब आ जाते हैं मैदान में कि किसकी नेगेटिव मार्किंग जाके मेरिट पे इसका नाम आएगा या नहीं आएगा। वो एक होता है जुडिशियल का कंपटीशन। याद रखना, ये एक सीट की लड़ाई है जो लाइफ टाइम तक आपको एक टैग देगी। किस चीज का टैग? कि जज साहब है या जज साहिबा है। तो ये टैग अपना अगर आपको अंदर बस अपना बॉडी में अगर आपको चाहिए तो याद रखना, इसके लिए आपको अपनी बॉडी के ऊपर और ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहना पड़ेगा। अब वो साइड वाला है तो यार फला जगह पे पढ़ता है, वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे तो वो तो पेपर निकलवा ही देंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। याद रखना मेरी बात, कहीं नहीं लिखा। तो ये सारी की सारी आप खुद भी पढ़ के कर सकते हो। किसने कहा कि आपको कोचिंग की जरूरत है? बहुत तेरे एग्जाम्पल है, बट याद रखना उसके लिए ना आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब जैसे मैंने आपको हाथों हाथ बता दिया, सेक्शन नंबर 4 में ये डिफरेंस है और इंडियन एविडेंस एक्ट में ये डिफरेंस है। हो सकता है कि आपको ये डिफरेंस ढूंढने के लिए पहले पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा खुद, फिर जाके आप डिफरेंस पे आओगे, फिर जाके आप इस डिफरेंशिएशन कर पाओगे। लेकिन अगर कोई टीचर आपको गाइड करने वाला मिल जाएगा तो वो उसी चीज के आपसे जो है एक स्मॉल अमाउंट अपना चार्ज करेगा, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाए। ठीक है जी, चलो अब हम मुद्दे पे आते हैं। तो एक सीआरपीसी है, बीएनएसएस है,
एंड आईपीसी है और बीएनएस है और सीपीसी है। तो मोटे मोटे कुछ ही सब्जेक्ट हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए अपना काम आएंगे। बट याद रखना, मैंने सबसे क्या कहा था, ये पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्लियर कर जाएंगे तो तभी पेपर क्लियर होगा, वरना ये तो सब्जेक्ट नॉर्मल है भाई, ये तो हर कोई पढ़ के आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा डामाडोल पास या फेल वाला किस पे होगा? पेपर नंबर 1 में, 50 नंबर में। कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी का बढ़िया नहीं होता, जीके जीएस, जीके लीगल अफेयर्स हर किसी के बढ़िया नहीं होते हैं, ठीक है? तो इस बात पे गौर करिएगा। तो ये तो हर कोई पढ़ के जाएगा, टीपीएस अपने सब पढ़ के आएंगे, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सब पढ़ के आएंगे, बट ये नहीं पढ़ के आएगा कोई भी। कॉन्स्टिट्यूशन किसी का नहीं होता ढंग से, क्योंकि पढ़ाने वाला हमें ढंग से मिलता नहीं है, और उसी वजह से खुद की भी हमारी बहुत कमियां होती हैं, तो वो भी मैटर करती हैं। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी मेंस की। तो मेंस में भी अपना एक पूरा का पूरा अलग दुनिया है, ठीक है? मेंस की ना मैं एक बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहा हूं आगे चल के, जो मेरे को लगता है कि आपको ये कहीं कोई भी कोचिंग वाला प्रोवाइड नहीं कराएगा। हम जस्ट गिविंग अ चैलेंज, मैं 100% चैलेंज कर रहा हूं। कोई भी बड़े से बड़ा कोचिंग वाला हो, वो आपको ये चीजें प्रोवाइड नहीं कराते। वो बस यही कहते हैं कि जाओ खुद लिखो मेंस का आंसर, हमारे पास लाना, चेक करेंगे हम, ईमेल कर देना हमें, तो हम चेक करके आपको बता देंगे सही है गलत है, ठीक है? बट याद रखो, उससे ग्राउंड लेवल पे मुझे बताओ कि कितना बेनिफिशियल रहता है। तो मैं एक प्लानिंग कर रहा हूं कि सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के लिए मेंस के आंसर आपको बैठ के एक एक आंसर लिखवाया जाए, फिर वो आंसर मेंस के आंसर जो पूरे सब्जेक्ट के, जैसे बीएनएसएस है, पूरे टॉपिक्स लिखवा दिए, एंटिसिपेटरी बेल पे आएगा या कोई रीसेंट जजमेंट आया है 2025 में, उसको फॉर्मुलेट करके हमें आंसर कैसे लिखना है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या पूछ सकता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, उसका मैं जवाब कैसे लिखूंगा और क्या पैटर्न रहेगा, इंट्रोडक्शन कब लिखना होता है, केस लॉ कब लिखना होता है, कितने केस लॉ लिखने होते हैं, लैंडमार्क लिखने होते हैं क्या, या रिसेंट लिखने होते हैं क्या, और केस लॉ लिखने का तरीका क्या होता है। हम केस लॉ मेंस के अंदर कैसे लिखते हैं जी? मान लेते हैं ए वर्सेस बी 2025 सुप्रीम कोर्ट, ऐसे लिखते हैं। लिखना चाहो लिख लो, बट आपको इसमें नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक कंटेंट लिखा, बीच में केस लॉ लिखा, फिर कंटेंट लिखा। जब मैं एग्जामिनर का माइंडसेट बता रहा हूं, तो एग्जामिनर अगर आपका आंसर चेक कर रहा होगा तो ये जो केस लॉ यार, ये तो दब गया ना। तो मैं एज एग्जामिनर आपके एक एक लाइन को थोड़ी ना पढ़ूंगा, ये आपकी ड्यूटी है, मुझे सिखाना, मुझे बताना, हाईलाइट करवाना कि एग्जामिनर मैंने केस लॉ भी लिखा है भैया देखो। तो वो कैसे मेरे को शो होगा? तो ऐसे अगर लिख के आओगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा भाई, गलत है ये। तो इस पे एक ध्यान रखना, इसको रब करो। तो आपको केस लॉ कैसे लिखना है हमेशा याद रखना, अपना कंटेंट लिखा, फिर इसके बाद ए वर्सेस बी 2025 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पे लिखोगे कि द एपेक्स कोर्ट हेल्ड एट, जो भी आप अपना जजमेंट लिखना चाहते हो। अब अगर एक बात बताओ, जब एग्जामिनर से चेक कर रहा होगा तो इसकी नजर आपकी सीधा केस लॉ पे जाएगी। हाँ, बच्चे ने रेलेवेंट केस लॉ लिखा है, जो आंसर में जिस कंटेक्स्ट में पूछा उसी का केस लॉ लिखा है, और यहाँ पे छोटा सा एक एरो डाल दो, ऐसे टिक कर दो, ताकि एग्जामिनर की नजर जाएगी। तो अब आपको वो जब आंसर आपको फ्रेम करने के लिए जब वो मार्क्स फ्रेम करेगा, तो उसमें माइंडसेट में क्लियर रहेगा इस बच्चे ने इस केस लॉ, यहाँ पे केस लॉ भी लिखा है, इसको मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाए, क्योंकि आपने हाईलाइट करा है। तो हाईलाइट करने का तौर तरीका है। और कुछ भी लिख रहे हो कंटेंट में, तो हमेशा सेक्शन कोई भी लिखते हो ना, जैसे सेक्शन नंबर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, 438, ठीक है, ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हेन इन आफ्टर सीआरपीसी, ठीक है। तो ये सेक्शन है, इसको बॉक्स बना के हमेशा आया करो, ताकि एग्जामिनर को पता तो लगे आपने सेक्शन लिखा है। तो जब तक, वरना दब जाता है हमारी राइटिंग के बीच में, वो दब जाता है। मेरी बात का भरोसा करिए, आप एक पैराग्राफ लिखो 2-4 लाइन, तो उसमें आपकी बहुत सारी चीजें दबी हुई होंगी, आपको खुद को दिखाई नहीं देंगे। तो एग्जामिनर तो इतना टाइम नहीं है ना, और भी कॉपीज चेक करनी है उसे, तो ये आपको हाईलाइट करके शो करना पड़ता है, तभी वो मार्क्स देगा। और हमेशा मेंस का आंसर पॉइंटर्स में लिखना होता है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, एक एप्रोप्रिएट, एक अच्छा आंसर लिखना चाहिए। पैराग्राफ में लिखोगे तो दबा दबा लगेगा। तो हमेशा पॉइंट्स में आंसर्स अपने फ्रेम करने होते हैं। तो ये बेसिक बातें होती हैं जो आप लोगों को कोई नहीं सिखाता। वो जब आप 2-3 बार मेंस दोगे, 3-4 बार मेंस दोगे, तब आपका थोड़ा दिमाग डेवलप होने लगता है, तब हमें लगता है अरे यार ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। समझ में आई? तो वो गलती इनिशियल स्टेज पे हम ना करें, तो उसके लिए मैं प्लानिंग करूंगा आगे चल के, तो जो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद आएगी लाइफ में। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है जी। चलो अभी मुद्दे पे आते हैं। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। प्रेजेंट है मतलब जीके जीएस का पेपर होता है ये, ठीक है। लीगल जीके हो गई, लैंग्वेज का पेपर हो गया, पेपर नंबर 1 हो गया, लॉ का पेपर नंबर 1, लॉ का पेपर नंबर 2 और लॉ का पेपर नंबर 3, और एक कंप्यूटर का पेपर होता है, फिर वाइवा वाइस होता है। ये आपका मेंस का पेपर रहेगा। 100, 300, 300, 500, 700, 800, 900, 950, 950 और अपना वाइवा हो गया 100 नंबर का, ठीक है जी। अब इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं। ये आपसे जीके जीएस के लिए पूछेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है, जीके के पूछेंगे, ठीक है, रिसेंट जो भी कानून आए हैं उसमें से पूछेंगे, ठीक है जी। डेवलपमेंट जो भी कोई जजमेंट आए हैं उससे पूछेंगे। वो सारे क्वेश्चन आपके मेंस के इसके रिगार्डिंग पूछे, बट इसके रिगार्डिंग मैं आपको बोलूंगा पीवाई को चेक कर लेना, बुक्स बहुत सारी आती है मार्केट में।
अब लैंग्वेज का पेपर के लिए आपसे हिंदी टू इंग्लिश एक ट्रांसलेशन आएंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आएगी और एक प्रेसी राइटिंग आएगी। 30-30-40, ठीक है, 30 नंबर की ट्रांसलेशन होगी। पेपर नंबर लॉ पेपर नंबर 1 की बात करें, लॉ के पेपर में आप सीधी सी बात है थ्योरेटिकल आंसर पूछेंगे या प्रैक्टिकल पूछेंगे, इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। हम ऐसे पूछेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप, जैसे कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, हाउ कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्स, यही पूछेंगे ना। अब इसका मुझे थ्योरेटिकल आंसर लिखना है, मैंने क्या कहा पॉइंटर्स में लिखना होगा, प्लस केस लॉ को हमें वर्टिकली लिखना होगा, ए वर्सेस बी वर्टिकली लिखना है, हॉरिजॉन्टली नहीं लिखना है, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, याद रखना मेरी बात को ये, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट आपसे पूछेंगे, पार्टनरशिप पूछेंगे, ठीक है, ईजमेंट टॉर्ट एंड लॉ रिलेटेड टीपीए पूछेंगे, इक्विटी पूछेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विटी एंड लॉ ऑफ ट्रस्ट, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ, लॉ पेपर नंबर 1 हमारा इसमें चला गया। अब लॉ पेपर नंबर 2 की बात करी जाए, एविडेंस एंड प्रोसीजर, तो आपसे ऑब्वियस ही बात है भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो पूछा ही जाएगा हर हाल में, सीआरपीसी पूछा जाएगा, बीएनएसएस पूछा जाएगा, सीपीसी पूछा जाएगा, तो ये हमारा पेपर नंबर 2 हो गया है। प्लस यहाँ पे चार्ज फ्रेमिंग के क्वेश्चंस भी आएंगे, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के क्वेश्चंस भी आएंगे, इस पे थोड़ा गौर करने वाली बात ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे यूपी जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आपसे पूछा जाएगा, बट याद रखना ना इसमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि एक बात बताओ, हम तो उत्तराखंड में रहते हैं यार, तो हमारे पर ये वाला कानून क्यों पूछा हुआ है? क्या कोई उत्तराखंड की बाउंड्री यूपी के साथ में टच होती है क्या? या यूपी का जो लॉ है वो उत्तराखंड पे भी प्रिवेल होना जायज बात है क्या? तो इसलिए आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, तो मेंटालिटी हमारी क्लियर होगी कि हाँ यार हमारी उत्तराखंड जुडिशरी में या उत्तराखंड के अंदर हम जज बनने जा रहे हैं, तो वहां पे ये कानून भी पूछा जाना जायज बात है, ठीक है जी। अब हमसे आईपीसी बीएनएस ये हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट जजमेंट आपको पता होने चाहिए, इन्होंने साफ एक नोटिस जारी कर दिया गया है कि बच्चे लोग आप जो भी ये सब्जेक्ट्स हम आपको पूछ रहे हैं ना, तो इस पर ध्यान रखना, लेटेस्ट जजमेंट याद होने चाहिए। तो यानी कि इनडायरेक्टली ये क्या कहना चाह रहे हैं, अपने मेंस के आंसर में हमेशा और हमेशा रीसेंट जजमेंट तो आपको लिख के ही आने हर हाल में, हर हाल में लिख के आने हैं, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अब आपके पास बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, 1 घंटे का पेपर होगा, एमएस वर्ड एमएस एक्सेल आपको कितना आता है कितना नहीं आता वो चेक करा जाएगा। 40 मार्क्स आपको क्वालिफाइंग नेचर के ऑब्टेन करने हैं, बट ये मार्क्स आपके मेन एग्जामिनेशन के मेरिट लिस्ट में वो नहीं होंगे ज्वाइन, ये बस एक क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम है। बच्चे को कंप्यूटर चलाना आता भी है नहीं आता, टाइपिंग आती भी है नहीं आती, बस ये चीज के लिए आपका वाइवा हो जाएगा, पर्सनालिटी टेस्ट। अब इसमें तो जितनी मर्जी आप आर्गुमेंट कर लो, डिबेट कर लो, वही कम है। वो जो टेस्ट लेंगे वो उनका नजरिया अलग ही होता है, हर इंसान का नजरिया देखने का, पहचानने का, महसूस करने का अलग होता है, तो ये उसी कंटेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है। कानून की आपको जानकारी कितनी है वो भी मैटर करता है भाई। लोग बोलते हैं ना आप टॉपर्स के इंटरव्यू देख लो, नहीं कानून का तो वो टेस्ट नहीं करते भाई, करते हैं। अब जब तुमसे एक बेसिक सवाल पूछा जा रहा है, ऑर्डर 7 रूल 11 किस लिए इस्तेमाल होती है, कौन से स्टेज पे इस्तेमाल होती है, वगैरह वगैरह, क्या हाई कोर्ट ऑर्डर में 7 रूल नंबर 11 की पिटीशन को रिजेक्ट कर सकता है? यानी अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 2025 का, हालांकि ये बात 2014 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्लैरिफाई कर दी थी, वो जजमेंट आपको याद होना चाहिए। अभी 2022 में भी एक जजमेंट है, वो आपको याद होना चाहिए, 2025 का आपको जजमेंट है, वो आपको याद हो। वो इस चीजों में फंसाते हैं आपको, तो आपको वो सेंस ऑफ ह्यूमर प्लस अवेयरनेस चेक करते हैं कि अगर कोई काउंटर क्वेश्चन साथ में पूछ रहा है तो उसकी अवेयरनेस आपको कितनी है। रट्टू तोते वाली बात तो नहीं है, बच्चा जो है कंसेप्ट्स को अपने इनहेरेंटली अपने बॉडी में समा के आया है, मतलब मेंटालिटी से क्लियर है कंसेप्ट्स के रिगार्डिंग या नहीं। अगर ये चीजों में अपने आप को परफेक्ट आपने बना लिया, एक एक एरियाज के अंदर परफेक्ट बना लिया, तो आप बने ही हो फिर जुडिशरी के लिए। आपका पेपर ना चाहते हुए भी क्लियर होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। अब इसको करने के लिए टारगेट्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती है, डेली पे डेली हमारे को अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी होती है। अब आप कितने कंसिस्टेंट हो वो आपकी पर्सनालिटी, डेली बेसिस पे पढ़ाई के मुताबिक, पढ़ाई के लिए डिवोशन कितना है कितना नहीं है वो आप अच्छे से जानते होंगे। तो मेरे को लगता है कि ये वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कराई है आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। और हमारा एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। हमारा ये कब हो रहा है, 5 मई शाम को 6 बजे से हमारा ये बैच ज्वाइन हो रहा है, 45% डिस्काउंट है। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नया बैच है हमारा, आपको वैसे अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम नया बैच शुरू कर रहे हैं 5 मई से, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो। इन द मीन टाइम आपको लगता है यार मेरा बीएनएसएस बिल्कुल ही वीक है, तो आप वो भी बैच ले सकते हो, बीएसए वो भी ले सकते हो, कॉन्स्टी आप ले सकते हो, टीपीए ले सकते हो, फैमिली लॉ पूरा का पूरा फैमिली लॉ जिसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ सेपरेटली अलग अलग पूरा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग वो भी ले सकते हो, ठीक है जी। और साथ में 5 मई शाम को 6 बजे से हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू हो रहा है। तो आपसे जो सवाल मैंने पूछे थे तो कमेंट बॉक्स के उन सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। और हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, पोस्टर भी दिखाई दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स अवेलेबल है, तो ज्वाइन जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।